3 एमी अवार्ड्स, $6 बिलियन की टॉय सेल्स, 5 टेलीविजन सीरीज और 4 फिल्म्स के साथ एक ऐसा टाइम था जब बेन 10 इस दुनिया के सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर एनिमेटेड शोज में से एक था। लेकिन आज के टाइम पे बेन 10 एज अ शो एंड एज अ सीरीज जितना उनको होना चाहिए था उतने ज्यादा लेवल के ऊपर रेलेवेंट नहीं बचे हैं। अब मैं जो है वो पर्सनली बेन 10 का बहुत बड़ा फैन हूँ एंड अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो मैं ये भी मान के चलता हूँ कि आप भी बेन 10 को बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद करते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर ये पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली हाउ डिड बेन 10 वेंट सो बैड। This is how I feel when I say this. No, please. तो साल था 2003 जब 4 कॉमिक बुक आर्टिस्ट ने मिलकर ये सोचा कि भाई अब तो जो है ना वो कुछ अपना ही बनाते हैं। डनकन रोले, जो कैसी, जो कैली एंड स्टीवन टी सीगल नाम के इन 4 लोगों ने मिलकर मैन ऑफ एक्शन एंटरटेनमेंट को शुरू किया और 3 सालों तक इन्होंने एक ही सिंगल स्टोरी को डेवलप करने में काम किया, उसकी पूरी की पूरी स्टोरी बनाई, कॉन्सेप्ट बनाया, डेव जॉनसन नाम के एक और आर्टिस्ट को अपने साथ मिलाकर कैरेक्टर डिजाइनिंग की और फाइनली 3 सालों के बाद इन सब ने मिलकर बेन 10 को क्रिएट किया। इसके बाद दिसंबर 27, 2005 में कार्टून नेटवर्क ने इनकी स्टोरी को उठा लिया और स्नीक पीक वीक नाम के एक छोटे से फीचर सेगमेंट के अंदर 3 और एनिमेटेड शोज के साथ बेन 10 की एक छोटी सी क्लिप को फीचर किया, जिसके बाद फिर जनवरी 13, 2006 को फाइनली कार्टून नेटवर्क ने बेन 10 को फुली फीचर करना शुरू कर दिया। और इस बारे में मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई टीवी चैनल किसी शो को उठाता है ना तो ऐसा करने के पीछे वो इस बात से बड़े ही अच्छे तरीके से फेमिलियर होते हैं कि इस कंटेंट के अंदर कुछ ना कुछ तो दम जरूर है, तभी जो है वो उसके ऊपर हाथ रखते हैं। और इसकी रिलीज डेट से लेकर आने वाले कई सालों के अंदर वर्ल्ड पॉपुलर फिक्शन के अंदर अपनी एक टॉप लेवल की जगह बनाकर बेन 10 ने इस बात को फाइनली प्रूव भी कर दिया। और मेरे ख्याल से जिस चीज ने बेन 10 को उसके शुरुआती सालों में इतनी ज्यादा हाइट्स पे पहुंचाया था वो थी उसकी रिलेटेबिलिटी। ऑल अराउंड द वर्ल्ड कई सारे ऐसे करोड़ों स्कूल जाने वाले बच्चे थे जिनको अपनी वही रेगुलर लाइफ बोरिंग लगती थी। रोज सुबह उठना, स्कूल जाना, वापस आना और अगले दिन फिर से स्कूल जाना। एंड यार इस बात को ना चाहे जितना इंटेलेक्चुअली काउंटर कर लो लेकिन ये बात तो वाकई में सच रहेगी कि एक बच्चे के लिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन बोरियत होती है। और चाइल्डहुड के अंदर स्कूल के 8 पीरियड से ज्यादा बोरिंग और क्या हो सकता है। और इसके साथ ही ये बात भी सच है कि अपने बचपन में सबको ये लगता है कि मुझे जो है वो सब कुछ पता है और मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। और खासकर 2006 में जब इंटरनेट और स्मार्टफोन का कोई सीन नहीं था तो भाई टीवी ही एक ऐसी चीज थी जहां पे बोरियत से पीछा छूटता था। और ऐसे टाइम के अंदर जब बेन 10 जैसी एक स्टोरी टीवी के ऊपर आने लगी तो मुझे दूसरे देशों का तो पता नहीं लेकिन इंडिया के अंदर पहली बार बच्चों के सामने एक ऐसा किड कैरेक्टर आया था जो कि स्कूल जाने वाला लड़का था। वो भी अपनी स्कूल लाइफ से बोर था और उसका मन भी एडवेंचर पे जाने का करता था। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं बेन 10 ओरिजिनल के अंदर बेन टेनिसन के समर हॉलीडेज होते हैं और वो ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन के साथ एक एडवेंचर पे जाता है। सबसे पहले तो बच्चों को यही चीज बढ़िया लग गई और दूसरी बार जब बेन को ओमनिट्रिक्स मिलता है और उसके बाद उसका वो जो नॉर्मल सा एडवेंचर और उसकी जो नॉर्मल सी लाइफ होती है वो एक एलियन एडवेंचर में बदल जाती है। तो ये सब चीजें होते देखकर रियल वर्ल्ड में देखने वाले बच्चों को लगता है कि बस भाई यही तो चाहिए था। लाखों करोड़ों बच्चे बेन 10 के साथ इतने तगड़े लेवल पर रिलेट करने लगते हैं कि देखते ही देखते उसकी रेटिंग बहुत ही ज्यादा हाई चली जाती है। वो और भी ज्यादा तेजी से बच्चों के बीच में पॉपुलर होने लगता है और इस तरीके से बेन 10 की एक बहुत ही ज्यादा एपिक जर्नी शुरू होती है। ये मैं हूँ बेन टेनिसन। अब जर्नी की शुरुआत भले ही कैसी भी हो लेकिन उसके अंदर तब तक मजा नहीं आता जब तक कि उसका रास्ता इंटरेस्टिंग ना हो। और ठीक इसी तरीके से बेन 10 के केस में स्टार्टिंग तो बहुत ही ज्यादा एपिक थी लेकिन उसकी इस ऑसम एपिकनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गई बेन 10 की फ्यूचर की आगे आने वाली जर्नी, उसके नियर टू परफेक्ट एवोल्यूशंस, बेन 10 एलियन फोर्स एंड बेन 10 अल्टीमेट एलियंस। और मैं अगर आपको अपने हिसाब से बताऊं ना तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर जो है वो कार्टून नेटवर्क और डिज्नी एक्सडी जैसे टीवी चैनल बहुत ही ज्यादा ऑसम होते थे। डिज्नी एक्सडी के ऊपर फिनियस एंड फर्ब, किक बटाउस्की, सुपर स्ट्राइकर्स और स्लग टेरा जैसे शोज आते थे और कार्टून नेटवर्क के पर पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल और बेन 10 जैसे शोज आते थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई ऑसम शोज की लाइन लगी हुई थी। लेकिन अब मेरे ख्याल से इन सभी के बीच ऑडियंस ने किसी भी तरीके का कभी कोई एवोल्यूशन नहीं देखा था। इनफैक्ट इन सारे शोज के मेन कैरेक्टर्स मेनली जो थे वो शुरू से लेकर एंड तक एक बच्चे ही थे। बस एक ड्रैगन बॉल ही था जिसके अंदर गोकू का जो है वो एज एवोल्यूशन होता है। बट क्योंकि तब इंडिया के अंदर सीधे ही ड्रैगन बॉल जी से शुरू हुआ था तो ज्यादा लोगों को ये नहीं पता था कि इससे पहले भी ड्रैगन बॉल नाम की एक सीरीज होती थी जिसके अंदर गोकू एक बच्चा था। तो इन सुपर सिंपल वर्ड्स कैरेक्टर एवोल्यूशन के नाम पे ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर 2010 में आया बेन 10 एलियन फोर्स और उसके अंदर पहली बार ये चीज दिखी कि शो को देखने वाले बच्चों के साथ उनके फेवरेट शो का एक कैरेक्टर भी बड़ा हो गया था। वो नॉर्मल सा स्कूल जाने वाला लड़का जिसको यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन ओमनिट्रिक्स मिली थी, अब वो फाइनली जाकर एक टीनेजर बन गया था। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, उस टाइम पे ऐसा लगता था कि बेन 10 हमारे साथ बड़ा हुआ है, जिसके अंदर फिर आगे चल के ओमनिट्रिक्स भी बदली, केविन लेविन भी बदला, स्टोरी भी काफी ज्यादा मैच्योर हुई और बेन टेनिसन का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत ही ज्यादा ऑसम तरीके से हुआ। शो के अंदर कई
कई सारे ऑसम चेंजेस के बाद एलियन फोर्स के अंदर नए एलियंस और नए वर्ल्ड्स को इंट्रोड्यूस करने की वजह से कई सारे ऐसे फैंस जो कि बेन 10 को पहले देखते थे लेकिन अब उसको भूलने लगे थे, वो सब लोग भी अब एक तरीके से जो है वो वापस आने लगे थे। और सिंपल भाषा के अंदर ये चीज एक सुपर परफेक्ट एवोल्यूशन था जिसने बेन 10 एज अ शो को और भी ज्यादा बड़ा बना दिया था। लेकिन अब इसके साथ ही कुछ लोगों का ये कहना है कि बेन 10 एलियन फोर्स के अंदर बेन का जो कैरेक्टर था वो शुरू में बहुत ही ज्यादा ऑसम डेवलप हुआ था। इतने सालों के बाद अब फाइनली वो मिशन और अपनी लाइफ को लेकर कई सारे मैच्योर डिसीजन लेने लगा था। लेकिन कई सारे फैंस के हिसाब से मेकर्स ने जो है इस शो को मेजरली किड शो बोलकर ही मार्केट किया, तो अल्टीमेट एलियंस के अंदर बेन की पर्सनैलिटी को एक बार फिर से चाइल्डिश बना दिया गया। एंड यार अब मेरा भी पर्सनली ये मानना है कि इतनी ज्यादा एपिक सीरीज के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी और इतने ज्यादा एवोल्यूशन के बाद भी उसे हमेशा एक किड कैटेगरी के अंदर रखना स्टार्टिंग के अंदर शायद एक बड़ी ही छोटी चीज लग सकती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से यही छोटी सी चीज आगे चलकर बेन 10 के टोटल डाउनफॉल के लिए सबसे बड़े और सबसे मेजर रीजंस में से एक साबित हुई। I don't deserve that. और मेरे हिसाब से बेन 10 यूनिवर्स के डाउनफॉल की असली शुरुआत तो तब हुई जब सीरीज के अंदर ओमनीवर्स ने कदम रखा। मैंने पर्सनली बेन 10 ओमनीवर्स को कई बार रिपीट करके देखा है एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, बेन 10 की पूरी सीरीज के अंदर इतने ज्यादा अलग अलग तरीके के एलियन इंट्रोडक्शंस या फिर इतने ज्यादा बड़े लेवल पर एक्सपेंशन नहीं हुआ है जितना कि ओमनीवर्स ने अकेले कर दिया था। पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाले एक छोटे से बटन एनाइल आर्क की स्टोरी से लेकर एलियन एक्स और सेलेस्टियल सेपियंस की एरिना तक और टाइम एंड डायमेंशंस के एक्सप्लोरेशन से लेकर न्यू एलियंस की स्पीशीज तक बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर ऑलमोस्ट हर एक चीज थी। एंड इनफैक्ट बेन 10 की स्टोरीज के अंदर अब तक क्या होता था कि मेजॉरिटी ऑफ द स्केल के ऊपर स्टोरी हमेशा जो थी वो विलगैक्स, फॉरएवर नाइट्स, हाइब्रिड या फिर अर्थ के कुछ छोटे मोटे विलन्स के अराउंड ही घूमती थी। लेकिन ओमनीवर्स के अंदर पहली बार हमने खाइबर जैसे कैरेक्टर की एंट्री से ये देखा कि कैसे बेन 10 की हर एक एलियन के लिए भी एक बैकअप प्लान हो सकता है। या फिर इसके अलावा वो एपिसोड याद है जब पूरे के पूरे बेन 10 यूनिवर्स में पहली बार ऑफिशियल स्केल पर एक फुल स्केल एलियन हमला हुआ था। तो भाई बात बिल्कुल सिंपल है कि बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर स्टोरी वाइज बताने के लिए बहुत कुछ था और पूरे के पूरे बेन 10 यूनिवर्स के अंदर ओमनीवर्स जो था वो सबसे ज्यादा यूनिक एंड सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट था। पर लेकिन इसके बाद भी कई सारे लोगों ने इसको देखना पसंद नहीं किया, ऑल बिकॉज ऑफ द न्यू आर्ट स्टाइल। अब मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, लेकिन जितना मैंने रिव्यूज और फैंस की बातों को सुना और पढ़ा है उस हिसाब से ओमनीवर्स का न्यू आर्ट स्टाइल कई सारे एग्जिस्टिंग बेन 10 फैंस के लिए एक सबसे मेजर सेटबैक था। अब देखो यार, बेन 10 जो है वो एक एनिमेटेड सीरीज है और हम सब लोग जानते हैं कि एनिमेशन कितना सीरियस मीडियम है, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की भी गिनती कुछ कम नहीं है जिनके लिए सारे के सारे एनिमेशन बस सिर्फ एक कार्टून ही होते हैं। तो बेन 10 के केस में शुरुआती शोज को हमेशा किड कैटेगरी में रखा जाता था और बेन 10 ओरिजिनल से लेकर अल्टीमेट एलियंस तक का जो आर्ट स्टाइल था वो कार्टून होने के बाद भी काफी ज्यादा मैच्योर एंड रीजनेबल ग्रोथ को दिखाता था। लेकिन ओमनीवर्स के अंदर वो जो नई आर्ट स्टाइल लॉन्च हुई थी वो कुछ ज्यादा ही स्टाइलाइज्ड एंड ओवर कार्टूनिश थी। इसके साथ ही सीरीज के इतने सीरियस स्टोरी होने के बाद भी इसे एक बार फिर से किड कैटेगरी में रखा गया, जिसकी वजह से ओमनीवर्स के कई सारे कैरेक्टर्स कुछ ज्यादा ही कॉमेडी करते थे। आई मीन यार, इस वाली सीरीज के अंदर एजमथ जैसा सीरियस कैरेक्टर goof अराउंड करता था। ग्वेन और केविन को पता नहीं इन लोगों ने क्या बना दिया था और बेन तो भाई बिल्कुल ही अलग ही जोन में रहता था। एंड दैट्स व्हाई स्टोरी के अंदर आए इतने मेजर चेंजेस की वजह से बेन 10 एज अ शो ने अपने कई सारे बहुत ही मेजर एग्जिस्टिंग ऑडियंस को लूज करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही आने वाले फ्यूचर की एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को भी अपने हाथों से खो दिया। हर बुरा बुरा नहीं होता। अब यार, ओमनीवर्स के केस में आर्ट स्टाइल भले ही थोड़ा सा चाइल्डिश था, लेकिन यार स्टोरी तो उसके अंदर भी थी और एक बार को एक टाइम के बाद लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। पर लेकिन बेन 10 की पूरी लेगेसी के अंदर असली और सबसे बड़ा डाउनफॉल तो तब आया जब सीरीज के अंदर एवोल्यूशन के नाम पर कुछ पॉजिटिव और न्यू होने के बजाय पूरी की पूरी सीरीज को ही रिबूट कर डाला। अब मैंने आपको शुरू में ही ये चीज बताई थी कि बेन 10 असल में चला ही इसलिए था क्योंकि उसके अंदर रिलेटेबिलिटी एंड उसकी यूनिकनेस का जो एलिमेंट था वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा कॉम्बो था। लेकिन इस शो का ये नया वाला रिबूट इन दोनों ही चीजों में जो है वो मात खा गया। अब देखो यार, मैं इस बात को समझता हूँ कि मैं और मेरे जैसे लाखों बेन 10 फैंस अब अपने टीनेज और अर्ली एडल्टहुड के अंदर आ गए हैं और हमारे लिए एज एन ऑडियंस एक किड शो के साथ रिलेट कर पाना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है यार, एंड आई टोटली एग्री विद दैट। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन दूं ना, तो मेरे हिसाब से शो के मेकर शायद इस बात को समझ ही नहीं पाए कि एक नए जनरेशन के बच्चों की ऑडियंस को टारगेट करने के चक्कर में वो लोग उस ऑडियंस को भूल रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी है और जो टेक्निकली इस शो के साथ ही बड़ी भी हुई है। अब इस वीडियो को बनाते वक्त और इसको बनाने के लिए मैंने कुछ रिव्यूज को पढ़ा जिसके अंदर कई सारे लोग ये चीज भी लिख रहे हैं कि अगर इस न्यू वाले बेन 10 रिबूट को ओरिजिनल के साथ कंपेयर ना किया जाए तो ये भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एंड आई थिंक दैट कुड बी ट्रू एंड आई टोटली गेट इट कि किसी भी सीरीज के अंदर एक न्यू जनरेशन के लिए रिबूट होना कोई भी नई बात नहीं है। लेकिन यार, मैन ऑफ एक्शन की तरफ से बेन 10 जैसी एक सुपर पोटेंशियल वाली सीरीज को अभी भी एक किड ऑडियंस की तरफ उसको टारगेट करना, एक बार फिर से उन्हीं सारी बनी बनाई चीजों को रिक्रिएट करना, पर्सनली मेरे अपने ओपिनियन के हिसाब से ये सिर्फ एक मनी ग्रैबिंग टेक्निक से ज्यादा और कुछ नहीं है। एंड अब ऐसा बिल्कुल नहीं है
कि मैंने ये जो बात बोली है ये बिल्कुल 100% सही हो, क्योंकि यार शो के मेकर्स एंड मैन ऑफ एक्शन एंटरटेनमेंट के बारे में मैं उतना ही जानता हूँ जितना कि मुझे इंटरनेट के ऊपर उनके बारे में जानने को मिला है। तो ऐसा होने के पूरे चांसेस हैं कि मेरी ये जो बात है ये बिल्कुल ही अनरीजनेबल हो। बट बेन 10 के इस नए वाले रीबूट को देखकर और सीरीज की इस करंट हालत को देखकर यार लगता तो कुछ ऐसा ही है। Oh yes, that'll do very nicely. देखो यार, पैसे कमाने में कोई भी बुराई नहीं है, कमाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? अगर शो को एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेचकर पैसे नहीं कमाओगे ना, तो जिस ऑफिस में बैठकर स्टोरी लिखते हैं उस ऑफिस के लिए एक पेंसिल तक नहीं खरीद पाएंगे। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इन रियलिटी मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरे हिसाब से बेन 10 की जो ओरिजिनल स्टोरी थी, जैसे कि मान लो बेन 10 2005, बेन 10 एलियन फोर्स, बेन 10 अल्टीमेट एलियंस और बेन 10 ओमनीवर्स को ही बेस की तरह से यूज करके अगर पुराने और जमे जमाए फैंस के लिए एक बिल्कुल ही नए अवतार और एक नई स्टोरी लाइन के साथ मैच्योर, एंटरटेनिंग और एक न्यू बेन 10 को अगर क्रिएट किया जाता ना, तो यार मैं लिख के देता हूँ कि बेन 10 का जो फैंडम है ना, वो पोकेमॉन और ड्रैगन बॉल जैसे मैसिव जायंट्स की टक्कर का है। ओजी फैंस उस नए बेन 10 को इतना सपोर्ट दिखा देते कि फिर किसी भी रिबूट की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं। लेकिन अब पता नहीं यार, कार्टून नेटवर्क इंडिया के ऊपर बेन 10 एलियन फोर्स एक बार फिर से चालू हो गया है और फैंस की कम्युनिटी के अंदर कुछ र्यूमर्स तो ये भी है कि मे बी शायद बेन 10 की एक नई सीरीज प्रोडक्शन के अंदर है। अब बस देखना ये होगा कि हमारा फेवरेट हीरो बेन 10 एक ऑसम शो के साथ कमबैक करता है या फिर से एक किड कैटेगरी के अंदर एक रीबूट बनकर रह जाता है। आगे अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं आज ये बात बोलना चाहूंगा कि बेन 10 एज अ सुपर ऑसम सीरीज मेरे दिल के अंदर हमेशा रहेगी और मैं हमेशा इसे रिवॉच करता रहूंगा। It's hero time! मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।